भारत में जाति प्रथा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, विषय का प्रतिपादन करते हुए मैं निवेदन करूँगा कि प्रसिद्ध नृजाति विज्ञानियों के अनुसार भारतीय समाज में आर्यों, द्रविड़ों, मंगोलियों और शकों का सम्मिश्रण है। ये जातियाँ देश देश से शताब्दियों पूर्व भारत पहुंची और अपने मूल देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ यहाँ बस गईं। तब इनकी स्थिति कबायली थी। ये अपने पूर्ववर्तियों को धकेल कर इस देश के अंग बन गए। इनके परस्पर सतत संपर्कों और संबंधों के कारण एक समन्वित संस्कृति का सूत्रपात हुआ। परंतु भारतीय समाज के विषय में यह बात कहना असंगत है कि वो विभिन्न जातियों का संकलन है। पूरे भारत में भ्रमण करने पर दिक्-दिगंत में यह साक्ष्य मिलेगा कि इस देश के लोगों में शारीरिक गठन और रंग रूप की दृष्टि से कितना अंतर है। संकलन से सजातीयता उत्पन्न नहीं होती। यदि रक्त भेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है। हाँ, ये संकलन सांस्कृतिक रूप से अत्यंत गुंथा हुआ है। इसी आधार पर मेरा कहना है कि इस प्रायद्वीप को छोड़कर संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो। हम केवल भौगोलिक दृष्टि से ही सुगठित नहीं हैं, बल्कि हमारी सुनिश्चित सांस्कृतिक एकता भी अविच्छिन्न और अटूट है, जो पूरे देश में चारों दिशाओं में व्याप्त है। इसी सांस्कृतिक एक रूपता के कारण जाति प्रथा इतनी विकराल समस्या बन गई है कि उसकी व्याख्या करना कठिन कार्य है। यदि हमारा समाज केवल विजातीय या सम्मिश्रण भी होता तब भी कोई बात थी, किंतु यहाँ तो सजातीय समाज में भी जाति प्रथा घुसी हुई है। हमें इसकी उत्पत्ति व्याख्या के साथ इसके संक्रमण की भी व्याख्या करनी होगी। आगे विश्लेषण करने से पूर्व हमें जाति तंत्र की प्रकृति पर भी विचार करना होगा। नृजाति विज्ञान के कुछ विद्वानों की परिभाषाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जाति के संबंध में फ्रांसीसी विद्वान श्री सेनार का सिद्धांत है। तीव्र वंशानुगत आधार पर घनिष्ठ सहयोग, विशिष्ट पारंपरिक और स्वतंत्र संगठनों से युक्त, जिसमें एक मुखिया पर पंचायत हो, उसकी समय समय पर बैठकें होती हों, कुछ उत्सवों पर मेले हों, एक सा व्यवसाय हो जिसका विशिष्ट संबंध रोटी बेटी व्यवहार से और समारोह अपमिश्रण से हो, और इसके सदस्य उसके अधिकार क्षेत्र में विनियमित होते हों, जिसका प्रभाव लचीला हो, पर वो संबंध समुदाय पर प्रतिबंध और दंड लागू करने में सक्षम हो, और सबसे बढ़कर समूह से अपरिवर्तनीय। नंबर 2, नेसफील्ड जाति की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। समुदाय का एक वर्ग जो दूसरे वर्ग से संबंधों का बहिष्कार करता हो और अपने संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ शादी व्यवहार तथा खान पान से परहेज करता हो। नंबर 3, सर एच
रिजले के अनुसार जाति का अर्थ है परिवारों का या परिवार समूहों का संगठन जिसका साझा नाम हो, जो किसी खास पेशे से संबंध हो, जो एक से पौराणिक पूर्वजों पितरों के वंशज होने का दावा करता हो, एक जैसा व्यवसाय अपनाने पर बल देता हो और सजातीय समुदाय का हामी हो। डॉक्टर केतकर ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है: 2 लक्षणों वाला एक सामाजिक समूह का उसकी सदस्यता उन लोगों तक सीमित होती है जो जन्म से सदस्य होते हैं और जिनमें इस प्रकार जन्म लेने वाले लोग शामिल होते हैं। कठोर सामाजिक कानून द्वारा सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए वर्जित किए जाते हैं। हमारे लिए इन परिभाषाओं की समीक्षा अत्यावश्यक है। यह स्पष्ट है कि अलग-अलग देखने पर 3 विद्वानों की परिभाषाओं में बहुत कुछ बातें हैं या बहुत कम तत्व हैं। अकेले देखने में कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं और मूल भाव किसी से भी नहीं है। उन सबने एक भूल की है कि उन्होंने जाति को एक स्वतंत्र तत्व माना है, उसे समग्र तंत्र के एक अंग के रूप में नहीं लिया है। फिर भी सारी परिभाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। जो तथ्य एक विद्वान ने छोड़ दिया है, उसे दूसरे ने दर्शाया है। मैं केवल उन सूत्रों पर विचार रखूंगा और उनका मूल्यांकन करूंगा जो उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार सभी जातियों में समान रूप से पाए जाते हैं, जो जाति की खासियत मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।